नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य एकेडमी और एकलव्य पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम देखने वाले हैं लेखपाल एग्जाम से जुड़े हुए जो लेखपाल में जो ग्रामीण प्रवेश का सेक्शन है उसमें उसके महत्वपूर्ण 25 सवालों की आज हम व्याख्या करेंगे। यहाँ से ना केवल आपको ये 25 सवाल मिलेंगे बल्कि उन सवालों के माध्यम से आपको अन्य सवालों की भी जानकारी मिलेगी। तो ये केवल 25 सवाल हैं, इतना ना सोचें, इसमें आपको अन्य भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां सेशन के दौरान मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं, ये सवाल है। और ये सवाल है ग्रामीण परिवेश का, एकदम कोर सवाल है। क्योंकि आप लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पर नाप तौल से जुड़े हुए सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक बात है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हालांकि हम प्रयास करेंगे कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए जिसमें जितनी भी लेखपाल से संबंधित नाप तौल होती है उसको एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाए, जिससे आपको सुविधा रहे एक ही बार में पढ़ने की। ठीक, तो यहां पर अगर हम इसका देखें आंसर कि 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं साथियों, तो इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन जो है इसके वो है 1.50 बीघा, 1.62 बीघा, 1/400 बीघा या 2.25 बीघा, ये इसके ऑप्शन है। और इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन बी। जिन लोगों ने भी ऑप्शन बी टिक किया है उनका सही है। 1 एकड़ में होते हैं साथियों 1.62 बीघा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग फुट होते हैं। क्योंकि देखिए लेखपाल का काम ही नाप तोल का है ना, जमीन को नापने का ही मुख्य काम है लेखपाल का, यही करता है वो, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 1 वर्ग मीटर में कितने फुट होते हैं, ऑप्शन है आपके सामने, 151.25 फुट, 9.25 फुट, 10.76 फुट या 48.4 फुट। ये आपके सामने ऑप्शन है साथियों। देखिए इसका सही जवाब, और इसका जो सही जवाब होगा साथियों, जिन लोगों ने भी टिक किया है ऑप्शन सी 10.76 फुट, उन सभी का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है। बहुत बेसिक सवाल है, अगर आप थोड़ा सा भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आना ही चाहिए कि लेखपाल या जो राजस्व विभाग है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ऑप्शन है सरपंच, मुखिया, कानूनगो या कलेक्टर। तो यदि हम देखें कि राजस्व विभाग किस तरीके से कार्य करता है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्व में जो सबसे छोटा पद माना जाता है वो लेखपाल का ही माना जाता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां से शुरू कर देता हूं। चलिए, सबसे नीचे है इसमें लेखपाल। ठीक, लेखपाल रिपोर्ट करते हैं कानूनगो को, या जिसे हम बोलते हैं राजस्व निरीक्षक, है ना। 2016 तक इसका भी पेपर होता था, लोक सेवा आयोग कानूनगो का पेपर करवाता था, बट तब से नहीं हुआ है, अभी लास्ट 2016 में ही हुआ था। अब ऐसा सुना जा रहा है कि शायद इसकी वैकेंसी आएगी। फिलहाल लेखपाल जो लोग होते हैं वो प्रमोट होकर कानून को बनते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर ही होता है कि लेखपाल कानून को बन जाए, अन्यथा होता यह है कि लोग लेखपाल पर भर्ती होते हैं, लेखपाल पर ही रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि राज्य में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है कि समय से प्रमोशन होते रहे। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर यही है। कानून से जब आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा तहसीलदार, और तहसीलदार से ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे एसडीएम। ठीक, एसडीएम से ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे डीएम जिला स्तर पे, और डीएम से भी यदि हम ऊपर जाएं तो आपको मिलेंगे मंडल स्तर पर कमिश्नर, और उससे भी ऊपर जाएंगे तो राजस्व की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो आपको मिलेगी इलाहाबाद में, जिसे कहा जाता है राजस्व परिषद। तो ये कुछ सामान्य इसका जो है इस तरीके की व्यवस्था है। डीएम से ऊपर जाएंगे तो आपको कमिश्नर, और कमिश्नर के ऊपर आपको मिलेगा राजस्व परिषद। ये सामान्य व्यवस्था है। अब पूछ रहा है कि पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करेगा, तो पटवारी के ऊपर कौन है, पटवारी के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कानून को, तो कानून वही करेगा। आसान सवाल।
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि लेखपाल का काम नापतोल का ही है, तो वही करता है। तो पहले आप समझ लो जरीब क्या होती है, जरीब क्या चीज। तो साथियों, जरीब एक प्रकार से जमीन को नापने का एक यंत्र है। इसमें जैसे क्या होता है कि इस तरीके से कड़ियां कड़ियां होती हैं, जैसे इस तरीके से कड़ियां कड़ियां होती हैं, ठीक। इस तरीके से लंबी सी एक लाइन बनी होती है, इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये जरीब है। अच्छा, जरीब के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले। जरीब की जो एक कड़ी की लंबाई होती है, जैसे यहां से यहां तक की अगर हम एक कड़ी की लंबाई देखेंगे, तो साथियों जरीब की एक कड़ी की लंबाई होती है 0.66 फीट। ध्यान रखना, 0.66 फीट एक कड़ी की लंबाई होती है। जो टोटल जरीब होती है, ठीक है, इसमें टोटल होती है साथियों 100 कड़ियां। इसमें जो है साथियों 100 कड़ियां होती हैं, कुल जो कड़ी होती है वो 100 होती है। तो एक बार में जरीब की सहायता से करीब करीब जो है साथियों, जो पूरी चैन है जरीब की, उससे करीब करीब हम 66 फुट तक आसानी से माप सकते हैं, क्योंकि एक कड़ी जो है 0.66 फीट की है और टोटल 100 कड़ियां हैं, तो 66 फुट तक आसानी से माप लिया जाता है। ये है जरीब, ये मैंने आपको बताया जरीब के बारे में। अच्छा, अब सवाल है कि जरीब लाइन के स्टार्टिंग में और लास्ट में जो स्थान होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो साथियों उनको कहा जाता है मुकाम। ऑप्शन सी, याद रखिएगा इसको, हो सकता है लेखपाल परीक्षा में सीधे सीधे आपसे पूछे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ब्रिटिश भारत में प्रथम राजस्व मंडल किस प्रांत में स्थापित किया गया था? यानी जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो किस तरीके से राजस्व व्यवस्था के लिए राजस्व मंडल स्थापित किए गए, ये सवाल। तो अंग्रेजों के आगमन से ही कर वसूलना जो है प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों के आगमन से ही भारत में जमींदारी प्रथा जो है एक तरीके से शुरू होती है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि अंग्रेजों के आने से ही होती है, बट हाँ ऑफिशियली ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के आने से ही जो है व्यवस्था शुरू हुई, राजस्व मतलब जमींदारी एक तरीके से। अब सवाल है यहाँ पर कि प्रथम राजस्व मंडल किस प्रांत में स्थापित हुआ? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल ही क्यों, किसी और राज्य में क्यों नहीं? तो इसका कारण बहुत ही आसान सा है। अगर आपने आधुनिक भारत का अध्ययन किया है तो आप ये जानते होंगे कि आधुनिक भारत में पश्चिम बंगाल या हम कहें कलकत्ता प्रेसिडेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। अंग्रेजों ने सबसे पहले जिस जगह को प्रेसिडेंसी बनाया वो कलकत्ता ही था। दूसरा, बंगाल प्रांत जो है वो बहुत ज्यादा ही समृद्ध था, क्योंकि उस समय के बंगाल की यदि हम बात करें, हालांकि यहाँ पर ये शब्द जो है पश्चिम बंगाल ये नहीं है, शब्द यहाँ पर होना चाहिए केवल बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हो गया उसके बाद अस्तित्व में आता है। तो साथियों अगर हम देखें बंगाल की बात करें तो बंगाल बहुत समृद्ध प्रांत था, बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा समृद्ध था कि उस समय के बंगाल की यदि हम बात करें तो आज का आप लगा लीजिए बिहार, आज का लगा लीजिए असम, आज का लगा लीजिए उड़ीसा और आज का लगा लीजिए पूरा का पूरा बांग्लादेश, ये सारे के सारे इलाके शामिल होते थे बंगाल में। इसीलिए बंगाल पर सबसे पहले कब्जा किया अंग्रेजों ने। आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये बंगाल को कब्जा करने के लिए ही किए गए थे। इसी वजह से जब बंगाल पर उनका कब्जा हुआ तो उन्होंने प्रयास किया कि बंगाल में ही पहला राजस्व मंडल स्थापित किया जाए, क्योंकि जहां पर सबसे पहले अधिकार होगा कर वसूलना भी वहां से शुरू किया जाएगा। इस वजह से इसकी स्टार्टिंग होती है पश्चिम बंगाल या बंगाल। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? चकबंदी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चकबंदी से जरूर वाकिफ हों। चकबंदी का अर्थ क्या होता है, जरा दो लाइन में समझ लीजिए। चकबंदी का अर्थ है कि जो भूमि के टुकड़े अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, जो भूमि के टुकड़े अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं उनको मिलाकर के एक जगह ले आना, यही व्यवस्था कहलाती है चकबंदी। और चकबंदी को गांव में करने के लिए विशेषतः चकबंदी लेखपाल का पद बनाया गया है, जिसकी वैकेंसी 2015-16 में आई थी, तब से आई नहीं है। अभी जो है ये राजस्व लेखपाल है, आपको ध्यान देना चाहिए, चकबंदी लेखपाल नहीं है। हालांकि बहुत सारी जगह पे राजस्व लेखपाल ये काम कर देता है, लेकिन फिर भी दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। सवाल है उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब आया? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1953, ऑप्शन सी। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी लगाया है उनका जवाब सही है।
चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भूमि सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या यह भी थी कि भारत में भूमियों का सही ढंग से बंटवारा नहीं था, जमींदारी व्यवस्था लागू थी। तो कुछ लोगों के पास, जो जमींदार लोग होते थे, कुछ के पास बहुत सारी जमीन है, 500 बीघा 600 बीघा, कोई जो है 100 गांव का जमींदार है, कोई 50 गांव का जमींदार है, किसी के पास बहुत सारी जमीन है, और कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वास्तविकता में था क्या कि जो किसान थे, जो खेती कर रहे थे, उनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी, और जो खेती नहीं कर रहे थे, जो खेती करवाते थे, उनको भूमि का मालिक समझा जाता था। इस वजह से जब भारत आजाद हुआ तो हमने तय किया कि हम इस चीज को सुधारेंगे, और संविधान बनने के बाद ही इसकी आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए जब पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसी समय में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया कि भूमि सुधार भारत में लागू करे जाए। और इसी समय के आसपास आप देखोगे 52-53 के आसपास ही जो है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भी पारित होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? कलेक्टर। तो यहां पर आप देख लीजिए, बात हो रही है कलेक्टर की। कलेक्टर जैसे हम कहते हैं डीएम। तो देखिए सवाल, आसान सा सवाल है कि कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था साथियों? ऑप्शन है लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन या वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है वारेन हेस्टिंग्स। अब यहां पर आप एक चीज समझ लो, यहां पर बात हो रही है कलेक्टर के पद का सृजन, यानी कलेक्टर का पद किसने बनाया। लेकिन अगर यहां पर इस सवाल को थोड़ा सा घुमाए और ये पूछ बैठे कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है, क्योंकि कलेक्टर जो है बाद में, जैसे आज के समय की हम बात करें तो आज के समय में कलेक्टर जो है वो सिविल सेवा के माध्यम से ही आता था। हालांकि जिस समय में इस कलेक्टर की बात हो रही है, इस समय में कलेक्टर बनने के लिए किसी परीक्षा को देना आवश्यक नहीं था। उस समय में कलेक्टर पद के लिए परीक्षाएं नहीं होती थी। ठीक, तो कलेक्टर का जो ये जो पद बना है, ये बना है 1772 में। मैं बता देता हूं आपको, कलेक्टर का जो पद बना है साथियों, ये बना है 1700, एक सेकेंड, ये बना है 1772 में। और जिस समय ये पद बना है उस समय परीक्षा नहीं होती थी कलेक्टर पद के लिए। कलेक्टर पद पर उन लोगों का चयन किया जाता था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिश्तेदारों के बच्चे हैं या उनके उच्च अधिकारियों के बच्चे हैं, उन्हीं का चयन कर लिया था। परीक्षा ऐसी कोई चीज नहीं होती थी। बाद में हम देखें तो कलेक्टर के लिए मुख्य रूप से सिविल सेवा का आयोजन किया जाने लगा। तो पेपर में यदि पूछे कि सिविल सेवा के जनक कौन है साथियों, तो सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जनक माने जाते हैं साथियों सिविल सेवा के। कॉर्नवालिस ने ही शुरू किया था सिविल सेवा को। और अभी रिसेंटली एक सवाल इस पेपर में पूछा जा सकता है कि सिविल सेवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और सिविल सेवा को भारतीय हम लोग मतलब सिविल सेवा को हम लोग बोलते हैं भारत में इस्पात का चौकठा। ध्यान रखिएगा, यह भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। किस सेवा को भारत में इस्पात का चौकठा कहा जाता है? तो साथियों इस्पात का चौकठा हम लोग कहते हैं सिविल सेवा को। और सिविल सेवा के जनक हैं साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कलेक्टर की स्पेशली बात करेंगे तो कलेक्टर पद बनाया है वारेन हेस्टिंग्स। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जमींदारी प्रथा की यदि हम बात करें तो जमींदारी प्रथा का इतिहास बहुत ही ज्यादा पुराना है। यदि हम बात करें प्राचीन भारत में तो गुप्त काल से ही जन्म हो जाता है सामंती व्यवस्था का, यानी फ्यूडल सिस्टम का। और फ्यूडलिज्म में ही जन्म लेते हैं वर्तमान समय के जमींदार। लेकिन उतनी पुरानी बात यहां पर नहीं पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है आधुनिक भारत में जमींदारी प्रथा का अंत किसने किया साथियों? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्जली या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में साथियों जमींदारी प्रथा शुरू हुई। जमींदारी प्रथा में जैसे क्या होता था कि जमींदारी प्रथा में ये मान लिया गया, जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहां पर कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, तो उन्होंने ये मान लिया कि ये जमीन के वास्तविक मालिक हैं और जो कृषक हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो इनके मजदूर हैं, वो
वो भूमि के वास्तविक मालिक नहीं है। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये स्वीकृति प्रदान कर दी कि यही भूमि के वास्तविक मालिक हैं और ऑफिशियली जमींदारी प्रथा भारत में शुरू। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? सन 2000, 2004, 2006 या 2010? अब नियमावली का क्या मतलब है कि लेखपाल के पद की क्या क्या शक्तियां होंगी, कौन कौन से उसे बेसिस मिलेंगे, सैलरी वेलरी क्या होगी, प्रमोशन क्या होगा, ये सारी चीजें जो है ये नियमावली के अंतर्गत आ जाती हैं। तो बहुत सिंपल सा सवाल है और इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा वर्ष 2006 साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गांव के नक्शे को किस नाम से जाना जाता है? गांव के नक्शे को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है खसरा, शजरा, खतौनी या खेवट। अच्छा सवाल है, पेपर में आपको मिल सकता है। मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन बी, शजरा। ऑप्शन बी साथियों बिल्कुल इसका सही जवाब है, शजरा। शजरा जो होता है उसे कहा जाता है गांव का नक्शा। लेकिन इसके साथ साथ जो इसमें अन्य शब्द हैं उनको भी हम देख लेते हैं, हो सकता है पेपर में ये आपसे पूछ ले। तो देखो पहला है यहाँ पर खसरा। अब देखो खसरा भैया ये मत समझ लेना एक खसरा बीमारी भी होती है, तो ये खसरा बीमारी वाला नहीं है, ये भूमि से जुड़ी हुई माप है। तो खसरा क्या होता है साथियों? खसरा होता है ग्रामीण भूमि को दिया गया एक अंक। पहचान के लिए लिख देता हूं यहां पर, ग्रामीण भूमि को दिया गया अंक। उस अंक से आप ये पता कर सकते हो, वो जो नंबर होगा उस नंबर से आपको पता चल जाएगा कि हमारी भूमि कौन सी है। जब आप ऑनलाइन भूमि की पहचान करोगे, ऑनलाइन अभी तो सारी चीजें ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन भूमि की पहचान करोगे तो उस समय ये काम आएगा। आप इंटरनेट पे डालोगे अपनी भूमि का नंबर और ये आपको पूरी जानकारी दे देगा। ठीक है, तो खसरा क्या है? खसरा है साथियों ग्रामीण भूमि को दिया गया अंक। शजरा मैंने बता ही दिया, शजरा क्या है? गांव का नक्शा है। फिर आती है खतौनी। खतौनी क्या है? खतौनी होती है साथियों कि जमीन के खतौनी का अर्थ है कि जमीन के टुकड़े पर जो फसल उगाई जा रही है उस फसल का जो ब्यौरा होता है कि कौन सी फसल उग रही है, कितने बीघा पर है, ठीक है, उसका नाम क्या है फसल का, ये सारी जानकारी कहलाती है खतौनी। मैं लिख देता हूं यहां पर, खतौनी का अर्थ है जमीन पर उगाई जा रही फसल का ब्यौरा इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है साथियों खतौनी। और अंतिम जो है इसमें यह खेवट, इसको भी देख ही लो। खेवट होता है खाता नंबर जो भूमि मालिकों को दिया जाता है। भूमि मालिकों को दिए जाने वाला जो खाता नंबर होता है उसको हम बोलते हैं खेवट। सही है, लिख देता हूं यहां पर, भूमि मालिकों को दिया गया खाता नंबर। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है पेपर में इनमें से कोई भी आपको मिल जाए इस रूप में कि खसरा क्या है, खतौनी क्या है, खेवट क्या है, शजरा क्या है, तो ये बिल्कुल हो सकता है पेपर में आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक फर्लांग में कितने फुट होते हैं? तो ये तो बिल्कुल देखिए सीधे सीधे याद करने वाली चीज है, इसमें तो अभी कुछ कर नहीं सकते। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका सही जवाब है 660 फुट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 इसे आप सीधे सीधे याद करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 660 फुट के करीब करीब होता है। अगला प्रश्न है, छांटे खासकों का मापक क्या होता है? नाम थोड़ा सा अजीब है तो कोई नहीं, इतना तो चलता है। तो छांटे खासकों का मापक होता है क्या साथियों? पहाड़ी क्षेत्रों के मापन से साधारण चेन से गालेक फीता से धातु टेप से। देखिए नाम इतना टेढ़े मेढ़े इसलिए है क्योंकि ये नाम जो है बहुत पुराने हैं। जो राजस्व प्रणाली है उसमें कुछ नाम तो साथियों जो है आपको मुगल कालीन मिलेंगे, क्योंकि ये सब जो है राजस्व यदि हम बात करें तो इसका सिस्टम मुगल काल तक जाता है। मुगल काल से एक्चुअल में भारत में राजस्व सिस्टम जो है या वित्त व्यवस्था की एक तरीके से स्टार्टिंग होती है। तो ये नाम जो आप देखते हैं खसरा, खतौनी, ये बहुत पुराने हैं, इसी वजह से थोड़ा सा अजीब है। तो हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन जब नौकरी मिल जाएगी तो इन्हीं नामों से पैदावारी भी होगी, इसीलिए ये नाम याद करना आवश्यक है। चलिए फिलहाल जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साधारण चेन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? ऑप्शन जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी और काश्तकारी। ठीक, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया था 1 वर्ष पूर्व,
जिसमें मैंने बताया था ब्रिटिश कालीन भू राजस्व नीतियां, जिसमें मैंने रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त ये क्या है, इन सबकी विशेष हमने चर्चा करी थी। लेकिन यहां पर मैं केवल टू द पॉइंट बात करूंगा साथियों। इस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त नियंत्रण होता है। इसको यदि हम देखें साथियों तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है साथियों आपके पास जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी या काश्तकारी। फिलहाल जो इसका सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी, माहलवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था तो उसका होगा नहीं। रैयतवाड़ी व्यवस्था थोड़ा सा चलिए मैं बता देता हूं। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहला है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किसानों ने मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने भू राजस्व वसूलने के लिए सीधे सीधे जमींदारों को नियुक्त किया, लेकिन जमींदारों ने घोटाला ज्यादा कर दिया, इस वजह से वो व्यवस्था फेल हो गई। उसके बाद आई रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने यह तय किया कि अगर जमींदार किसानों से सीधे सीधे कर वसूल सकते हैं तो हम क्यों नहीं वसूल सकते, इसलिए उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। लेकिन यह व्यवस्था फेल हो गई क्योंकि किसानों ने कर नहीं दिया। और तीसरी जो व्यवस्था है वो है माहलवाड़ी व्यवस्था, जिसमें किसानों ने क्या किया, गांव को यूनिट माना और कर वसूलने के लिए उन्होंने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया, जो नाम आज तक आप लोग सुनते होंगे, और वो नाम है साथियों लंबरदार। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। जो उत्तर प्रदेश में गांव के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को जरूर जानते होंगे कि उनके गांव में कोई ना कोई लंबरदार जरूर होगा, आज भी होते हैं। तो लंबरदार कौन होता था? लंबरदार होता था वो व्यक्ति जो ग्रामीण स्तर पर कर को इकट्ठा करेगा और अंग्रेजों को देगा, ठीक है। तो फिलहाल इसी को बोलते थे हम लोग लंबरदार, और ये व्यवस्था है आपका माहलवाड़ी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन राज्य और जिले के बीच जो है समन्वयक है? तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। राज्य और जिले के बीच जो व्यक्ति बैठा है सरकार का, वो कौन है साथियों? वो है जिलाधीश, जिसे हम बोलते हैं डीएम। आपने सुना होगा लोग ज्ञापन देने जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं, किसके नाम? मुख्यमंत्री के नाम। तो कहां जाते हैं? सीधे लखनऊ थोड़ी पहुंच जाते हैं कालिदास मार्ग पे। कहां जाते हैं वो जाते हैं जिले के पास, जिले में डीएम के पास, क्योंकि डीएम जो है राज्य का प्रतिनिधि है जिले में, तो वो अपने आप बात पहुंचाते हैं डीएम तक, और डीएम साहब उनकी बात पहुंचा देते हैं सीधे मुख्यमंत्री तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा कहलाती है? तो सर्वेक्षण के दौरान मध्य से जो सबसे लंबी रेखा गुजरती है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है मुख्य रेखा, सर्वेक्षण रेखा, प्रमाण रेखा या आधार रेखा। इसका सही जवाब होगा साथियों आधार रेखा। जो सर्वेक्षण के दौरान सबसे लंबी रेखा होती है उसे बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? एक बिस्वा कितने के बराबर होता है साथियों? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 20 बिंसवासी, 40 बिंसवासी, 4 बिंसवासी, इनमें से कोई नहीं। और साथियों इसका सही जवाब होगा 20 बिंसवासी, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वर्ग मील कितने के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक वर्ग मील कितने के बराबर होगा? ऑप्शन आपके सामने है, और साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 640 एकड़ के बराबर होगा एक वर्ग मील। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? साथियों मैं गारंटी ले रहा हूं, लेखपाल के पेपर में पंचायती राज से सवाल आएगा ही आएगा, 100 और 100%। अब वो कुछ भी हो सकता है, पूरा का पूरा पंचायती राज आप लोग पढ़ करके जाइएगा। पेपर में पंचायती राज से आने के चांस सबसे ज्यादा है और बिल्कुल आपको 100% मिलेगा। तो पंचायती राज आप पूरा पक्का करके जाइएगा। अब पूछ रहा है पंचायती राज संस्था नहीं है, तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत ये तो होती ही है, लेकिन क्या पंचायती राज में नगर पंचायत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नगर पंचायत इसका सही जवाब होगा। नगर पंचायत पंचायती राज में नहीं आती है, क्योंकि नगर पंचायत जो है ये आपका चली जाएगी जो नगर की जो संस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे नगर पंचायत हो गई आपकी, या हो गया आपका इसमें महत्वपूर्ण आता है नगर निगम, ठीक है। तो ये आपका स्थानीय स्वशासन से अंदर तो आता है, लेकिन इसमें जो सही जवाब होगा वो यही होगा, नगर परिषद। बाकी पंचायती राज में यदि हम बात करें तो पंचायती राज में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे छोटी आपको मिलेगी ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उसके ऊपर जिला पंचायत। ये आपको यहां पर मिलती है पंचायती राज के अंतर्गत। और पंचायती राज के जनक माने जाते हैं साथियों, पंचायती राज के जनक माने जाते हैं बलवंत राय मेहता। ठीक, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? कोलकाता, मद्रास, मुंबई या दिल्ली? तो साथियों, भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था मद्रास में। ठीक है, भारत में 3 प्रेसिडेंसी नगर सबसे पहले बने थे, उनमें सबसे पहला है कलकत्ता, फिर आता है बॉम्बे, फिर आता है मद्रास। तो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भारत के जो पहले प्रेसिडेंसी नगर हैं उनमें शामिल होते हैं, जो अंग्रेजों ने सबसे पहले बसाए थे। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? कौन ये तय करेगा कि क्षेत्र पंचायत जो है, जो मैंने आपको बताया कि सबसे नीचे है आपकी ग्राम पंचायत, फिर आपको मिलेगी क्षेत्र पंचायत जिसे हमारे यहाँ ब्लॉक कहा जाता है, और उसके ऊपर मिलेगी जिला पंचायत। तो इसमें जो क्षेत्र पंचायत है उसका एरिया कौन सेट करेगा साथियों? इसका जवाब है राज्य सरकार इसका क्षेत्र निर्धारण करेगी। याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, पेपर में आ सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? पंचायत स्तर पर ऑप्शन है पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए पंचायत सेवक। हालांकि यहां पर पंचायत सेवक ये ऑप्शन ना होकर के जो बिल्कुल इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए वीडियो। क्योंकि देखिए, पंचायत सेवक कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमानेंट हो। उत्तर प्रदेश में अभी तक पंचायत सेवक होते ही नहीं थे, अब जाकर के पंचायत सेवक की भर्ती हो रही है, वो भी परमानेंट नहीं है, उनको भी 6 यानी 7,000 रुपया मिलता है, और परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग छोड़ के भी भगाए, आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये सरकार का प्रतिनिधि है, क्योंकि जब परमानेंट ही नहीं है तो सरकार का काय का प्रतिनिधि है? ये तो उल्टा सरकार को गरियावर देते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि इसका जो सही जवाब होना चाहिए, वैसे इस ऑप्शन के हिसाब से तो यही होगा, लेकिन अगर यहां पर वीडियो होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि वास्तविकता में राज्य की ओर से जो व्यक्ति गांव को संभाल रहा है, जो ग्राम प्रधान के साथ मिलकर के काम कर रहा है, वो है वीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? बहुत बेसिक सवाल है, दुनिया इसका जवाब जानती है, 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बलवंत राय मेहता को कहा जाता है भारत में पंचायती राज संस्था का जनक, और उन्होंने सबसे ज्यादा जिस चीज पर बल दिया है साथियों वो है पंचायत। और पंचायत की यदि हम बात करेंगे तो इसमें जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी यानी पंचायत समिति। और बलवंत राय मेहता ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करी, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी ग्राम, क्षेत्र और जिला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, पंचायती राज की सूची का विषय है साथियों। बहुत ही बेसिक सवाल है, आप लोग इसका जवाब जानते होंगे। और यदि हम इस सवाल की बात करें कि पंचायती राज की सूची का विषय है, तो बहुत आसान, लगभग सभी लोग इसका सही जवाब दें। ये विषय है साथियों पूरी तरह से राज्य सूची का। राज्य सूची ही पंचायती राज को पूरी तरह से सेट करती है, और पंचायती राज के जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो भी जो राज्य चुनाव आयोग होता है वही कराता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित होता है पंचायती राज। तो साथियों ये हमने देखे 25 सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये केवल 25 सवाल नहीं थे, इसमें आपको अन्य भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।